तो शुरू कर आ रहा हूं तुमको मैं। आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं एंड चैप्टर 4 इज बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, एकदम प्यार से आराम से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो मेरे को बताना। गुड मॉर्निंग। बिजनेस सर्विसेज स्टार्ट करते हैं हम लोग और एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं। ये हमारा बीएसटी का चैप्टर नंबर 4 है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि सर्विसेज होती क्या है। सर्विसेज होती क्या है, सबसे पहली चीज हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो एकदम इजीएस्ट वर्ड, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा करण। इजीएस्ट वर्ड में मैं आपको बताऊं तो सर्विस का मतलब होता है, सर्विस रिफर्स टू दोज intangible activities, those intangible activities which can only be felt। सर्विसेज उन इंटेंजिबल एक्टिविटीज को बोलते हैं जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, या इंटेंजिबल वर्ड का मतलब होता है विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसे छुआ और देखा नहीं जा सकता उसे हम बोलते हैं इंटेंजिबल। तो सर्विस ऐसी इंटेंजिबल एक्टिविटी है जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है, फेल्ट किया जा सकता है। आवाज नहीं आ रही है? बाकी लोग को आ रही है मेरी आवाज? नहीं आ रही तो एक बार डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट कर दे, आ जाएगी बेटा। तो आज हम लोग सर्विसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, मोर स्पेसिफिकली बिजनेस सर्विस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर्विस का मतलब बेसिकली होता है ऐसी इंटेंजिबल एक्टिविटीज जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि रेस्टोरेंट अच्छा है कि बुरा है? तो फूड के अलावा दूसरी चीज जो होती है वहां पर होती है उनकी हॉस्पिटैलिटी कैसी है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका ऑर्डर फटाफट आ गया तो आप बोलते हो रेस्टोरेंट की सर्विस बहुत अच्छी है, और ऑर्डर टाइम पे नहीं आया तो आप बोलते हो सर्विस बहुत खराब है। तो आपने देखा थोड़ी ना उस सर्विस को, आपने सिर्फ महसूस किया। आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो। अगर स्पीड अच्छी आ रही है तो आप बोलोगे सर्विस अच्छी है, स्पीड कम आ रही है तो आप बोलोगे बुरी है। इंटरनेट को कभी किसी ने देखा है क्या? तो आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा, सर्विस मतलब उन एक्टिविटीज को बोलते हैं जिनको फील कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखो, सर्विस में दो तरह के लोग होते हैं। जो सर्विस देता है उसको सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं, और जो सर्विस यूज करता है उसे यूजर कहते हैं। तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मैं बोलता हूं कि अगर एक तरह की सर्विस है तो यहां पर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं और आप उस सर्विस के यूजर हो। जैसे गुड्स में क्या होता है, दो लोग होते हैं, या एक होता है गुड्स का सेलर और दूसरा होता है गुड्स का बायर। सर्विस में जो दो लोग होते हैं वो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर और यूजर। ठीक, पहले बताओ अभी तक जो मैंने बताया आपको समझ आया कि नहीं? हैंड रेस करके बता दो मेरे को। अभी तक जो मैंने पढ़ाया आपको समझ आया कि नहीं आया? बाकी लोग को आ गया। तो सर्विसेज का मतलब आई होप आपको समझ आ गया है, वो इंटेंजिबल एक्टिविटी जिनको सिर्फ फील किया जा सकता है। यहाँ दो लोग होते हैं, जो सर्विस दे रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर है और जो ले रहा है वो यूजर है। तो मैं अगर बोलता हूं एग्जांपल के तौर पे एयरटेल का मैं नेटवर्क यूज करता हूं, तो यहां पर ये बताओ सर्विस प्रोवाइडर कौन है और यूजर कौन है? बोलो। एयरटेल का अगर मैं नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूं तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है और यूजर कौन है? वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला आपने। एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर है और हम क्या हो गए? यूजर। तो हमें इस चैप्टर में बेसिकली सर्विसेज के बारे में ही पढ़ना है। अभी तक आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं आई होगी। नोट्स में आपको तब दूंगा जब इस सब्सटेंशियल पोर्शन इस चैप्टर का मैं खत्म करा दूंगा। पहले आप समझ लो। वेरी गुड, आपको समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सर्विसेज बेटा अलग अलग तरह की होती हैं। सर्विसेज जो होती है ना, हमेशा याद रखना अलग अलग तरह की होती हैं।
कुछ सर्विसेज जो होती है उनको हम बोलते हैं सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज मतलब होता है एक्टिविटी डन फॉर सोशल वेलफेयर, समाज सेवा के लिए हम जो भी करते हैं, ठीक है, उसे सोशल सर्विस बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी ये सुने क्या, कल से बहुत ट्रेंड में चल रहा है बाबा का ढाबा? हैंड रेस कर दो अगर आपने इसके बारे में सुना है तो। वेरी गुड, इंस्टा पे चल रहा है। तो क्या था, बाबा एंड ढाबा को एक एल्डरली कपल चला रहे थे जिनकी कोविड के कारण शॉप चल नहीं रही थी। तो एक बंदा क्या किया, गया और वहां का एक वीडियो बनाया कि इनकी हेल्प करे, और वो वीडियो वायरल हो गया। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो इसने हमारी सोसाइटी को सर्व किया है, एक बूढ़े कपल्स को इसने एक नया जीवन दिया है, तो ये सोशल सर्विस में आता है। और रिफाइंड एग्जांपल चाहिए तो जो हम चैरिटी करते हैं वो एक तरह की सोशल सर्विस होती है, जहां हम समाज की सेवा कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सर्विस इज सोशल सर्विस, एंड अदर टाइप ऑफ सर्विस यू शुड नो इज बिजनेस सर्विस। जो हमारा मेन चैप्टर है जो हमको पढ़ना है, व्हाट इज बिजनेस सर्विस? दोज एक्टिविटीज which help in smooth functioning of business। ऐसी एक्टिविटीज जो बिजनेस को आराम से आसानी से चलाने में मदद करे, उन्हें बिजनेस सर्विसेज कहा जाता है। आपको याद होगा चैप्टर 1 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको मैंने टर्शियरी इंडस्ट्री के बारे में बताया था। टर्शियरी इंडस्ट्री मतलब सर्विस सेक्टर होता है जो बाकी बिजनेसेस की हेल्प करते हैं, मतलब प्राइमरी या सेकेंडरी इंडस्ट्री की हेल्प करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी सर्विस आती है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ये ऐसी सर्विसेज है जो इंडिया की इकोनॉमी को और इंडिया के बिजनेस को ग्रो करने में मदद करती है। बेटा हेल्थ केयर इज फॉर ऑल, वो जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है। स्पेसिफिकली बिजनेस को ग्रो क्या करता है? बैंकिंग सिस्टम, पैसों का लेन देन। इंश्योरेंस, रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। कम्युनिकेशन से आप डील कर सकते हो अलग अलग जगह कांटेक्ट करके। वेयर हाउसिंग में सामान स्टोर करते हो, और ट्रांसपोर्टेशन से गुड्स इधर से उधर ले जा सकते हो। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अभी आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो, कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 4। तो इस पे आपको फोकस करके बैंकिंग को पढ़ना है, इंश्योरेंस को पढ़ना है, और कम्युनिकेशन का एक पार्ट पढ़ना है। रेस्ट जो है, वेयर हाउसिंग डिलीटेड हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन डिलीटेड हो गया है। तो क्योंकि ये टॉपिक डिलीट हो गया है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो दो ही हमारे टॉपिक होंगे मेन, एक बैंकिंग होगा, दूसरा इंश्योरेंस होगा, और कम्युनिकेशन का एक छोटा सा हिस्सा हमको पढ़ना होगा। एम आई क्लियर टू यू? आपको अभी तक मेरी बात समझ आ गई? फटाफट हैंड रेस करके बता दो बेटा मेरे को। तो इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सर्विस, तो आपका आंसर होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्विस। एक्चुअल में 3 टाइप्स होते हैं, बुक के हिसाब से हम करते हैं। 2 होते हैं, सोशल और बिजनेस। जो सोशल कॉज के लिए हो, समाज सेवा के लिए, उसे सोशल सर्विस बोलते हैं। और जो बिजनेस कॉज के लिए हो, जो बिजनेस को बढ़ावा देती है, उन्हें बिजनेस सर्विसेज कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको सारी चीज क्लियर हो गई आई होप, और इसमें डाउट नहीं आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे, और हम अब एक डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे, और ये डिफरेंस होगा गुड्स एंड सर्विस के बीच का। गुड्स और सर्विस में क्या क्या डिफरेंस है? तो हम उतने ही डिफरेंस पढ़ते हैं जितने हमारे काम के होते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे बना देते हैं, ध्यान से देख लो, और इसकी ना वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, सेव रहनी चाहिए आपके पास। गुड्स, सर्विस, दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ताकि आपको पता रहे। इसके जैसे मैं पढ़ा रहा हूं सेम नोट्स भी भेजूंगा, तो आपको क्या करना है, क्लास में समझना और नोट से फटाफट पढ़ देना है। डिलीट हो गया बेटा अनुष्का, वेयर हाउसिंग मत पढ़ना, है ना। सिर्फ बैंकिंग और कम्युनिकेशन पढ़ना है अपने को, बैंकिंग और इंश्योरेंस, और कम्युनिकेशन का एक पार्ट वेयर हाउसिंग इज डिलीटेड, 1 साल पहले ही डिलीट हो गया है, मत करना।
तो देखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपको बता रहा हूं। सबसे पहला तो आप नेचर कर सकते हो पॉइंट ऑफ डिफरेंस। गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर। टेंजिबल मतलब क्या होता है? जिसे छुआ और देखा जा सकता है, लाइक टीवी छू और देख सकते हो। सर्विसेस आर इनटेंजिबल। जो चैनल आते हैं, चैनल को थोड़ी ना छू के देखोगे। नंबर 2, पार्टीज, बायर एंड सेलर। गुड्स के मामले में बायर होता है और सेलर होता है, और सर्विसेज के मामले में कौन होता है? सर्विस प्रोवाइडर एंड यूजर। तीसरी बात, ओनरशिप। अपॉन सेल ऑफ गुड्स, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। जब सामान बिकता है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। पहले सेलर ओनर होता है, फिर बायर ओनर हो जाता है। बट सर्विस के केस में ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर के पास जब ट्रीटमेंट कराने जाते हो तो आप ट्रीटमेंट की फीस दे रहे हो, ट्रीटमेंट खरीद नहीं रहे हो। ऐसा बोलते हो कि 100 रुपए का इलाज बेच दो डॉक्टर साहब, नहीं बोल सकते ना भाई। डॉक्टर के पास अपना स्किल है, वो आपको स्किल से एक सर्विस दे रहा है, वो आपको ट्रांसफर नहीं कर सकता अपना स्किल। ठीक है, तो आपको अगर ये पॉइंट नहीं समझ आया होगा तो मैं दोबारा बता देता हूं। गुड्स के केस में ऐसा होता है कि जब सामान बिकता है तो उसकी ओनरशिप सामने वाले पर्सन को मिल जाती है। आपको मोबाइल बेचूंगा तो आगे से आप ओनर हो मोबाइल के। लेकिन सर्विस में क्या होता है? जो मेरे पास है स्किल, वो मैं आपको बेच नहीं सकता। ठीक है, आप मुझसे खरीद नहीं सकते, आप मेरे स्किल के ओनर नहीं हो सकते। आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ आ गए होंगे। हाँ या ना फटाफट बता दो, आ गए कि नहीं आए? रिपीट करना है क्या कोई पॉइंट? नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेंटरी की। इन्वेंटरी मतलब होता है स्टोरेज। इन्वेंटरी मतलब होता है स्टोरेज। कभी भी याद रखना, गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है, इन्वेंटरी इज रिक्वायर्ड। कभी भी सामान बहुत सारा बना देते हैं और उसको स्टोर करके रखते हैं। सर्विसेज में इन्वेंटरी इज नॉट रिक्वायर्ड। जब कोई आएगा तब सर्विस देंगे। डॉक्टर अपने इलाज को थोड़ी ना स्टोर करके रखता है, टीचर अपनी पढ़ाई को थोड़ी स्टोर करके रखता है। तो सर्विसेज में स्टोरेज नहीं होता और गुड्स का स्टोरेज होता है। आप देख लो, आपको ये चारों समझ आ गया होगा और इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत जीवन में नहीं जाएगी। तो लेट अस रिपीट, हमने क्या क्या अभी की क्लास में पढ़ा है। सर्विसेज क्या होती है? ऐसी इंटेंजिबल एक्टिविटी होती है जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, अलग अलग तरह की सर्विस कौन सी है? जो सोशल वेलफेयर के लिए वो सोशल सर्विस, और बिजनेस की स्मूथ रनिंग के लिए वो बिजनेस सर्विस है। कौन कौन सी बिजनेस सर्विस होती है? बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा, दिक्कत नहीं आई होगी। गुड्स और सर्विस एक है कि अलग अलग? यार अलग अलग है। गुड्स टेंजिबल है, सर्विस इंटेंजिबल है। गुड्स को छुआ और देखा जा सकता है, सर्विस को छुआ और देखा नहीं जा सकता। गुड्स में बायर सेलर होते हैं, सर्विस में सर्विस प्रोवाइडर और यूजर होते हैं। गुड्स में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, सर्विसेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। गुड्स को स्टोर करने के लिए इन्वेंट्री या स्टोरेज लगता है, सर्विसेज के लिए स्टोरेज नहीं लगता है। दीज आर द 4 पॉइंट एंड द डिफरेंस इज कंप्लीट। यहां तक आपको समझ आ गया होगा लेक्चर, और एक पैसे की भी दिक्कत नहीं गई होगी। अब हम शुरू करते हैं आगे, और हम अब एक एक करके बिजनेस सर्विसेज को एक्सप्लेन्ड वे में पढ़ना चालू करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, नेक्स्ट वीक में 3-4 क्लासेस लगेंगी इसकी। हम पढ़ते हैं बैंकिंग के बारे में। कितने लोगों को बैंकिंग का मतलब पता है? कितने लोगों को बैंकिंग का मतलब पता है? क्या होता है बेटा, बताओ बैंकिंग क्या होता है? व्हाट इज बैंकिंग? बैंकिंग किसको बोलते हैं? बोलो। वेरी गुड, और गुड। समझो, बैंकिंग रिफर्स टू अ बिजनेस सर्विस।
business service where deposits are accepted and loans are given. बैंकिंग उस बिजनेस सर्विस को बोला जाता है जहां लोगों से पैसा जमा करवाया जाता है और लोगों को लोन दिया जाता है। ये सबसे बेसिक और इजी मीनिंग होती है बैंकिंग की, आपको ये पता होना चाहिए। आप बोलोगे बैंक पैसा कैसे कमाता है, तो एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। अजय नाम का एक पर्सन है, ठीक है, अजय की देखो हमारी क्लास का ही एक पर्सन होना चाहिए। दीपेश एक पर्सन है, दीपेश ने बैंक में 5 लाख रुपीस डिपॉजिट करे, ठीक। अब दीपेश अगर अभी 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ही ये डिपॉजिट करते ही सारा पैसा निकाल देगा। तो अब आपके पैसे बैंक के पास हैं, ठीक है, किसके पैसे, दीपेश के पैसे। बैंक क्या करता है, दीपेश के ये जो पैसे आए हैं इसको करण को लोन पे दे देता है। कितना दे दिया, 5 लाख रुपए। ध्यान से सुनना मेरी बात को, डिपॉजिट किससे लिया बैंक ने, दीपेश से, और लोन पे किसको दे दिया, करण को। अब जब करण को लोन पे इसने 5 लाख दिया है बैंक ने, तो बैंक क्या करेगा, इससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, मान लो 10%, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी लौटाना पड़ेगा, मींस 5 लाख रुपए लौटाने भी पड़ेंगे करण को, ठीक है। तो अगर 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, मतलब कितना रुपए चार्ज कर रहा है, 50,000 रुपए चार्ज कर रहा है, तो टोटल बैंक को 5 लाख रुपए देकर कमाई कितनी हुई, 5,50,000 की। पहले पूरा गणित समझ लो। दीपेश के 5 लाख दीपेश ने बैंक में जमा करे, दीपेश अभी मांगने नहीं आ रहा है, तो बैंक ने उठा के पैसे करण को दे दिए लोन पे, क्योंकि करण को जरूरत थी, और करण से 10% इंटरेस्ट चार्ज किया। इतनी कहानी हो गई। अब बैंक की जब कमाई हुई, तो बैंक इतना होशियार है, दीपेश को भी वो खुश रखना चाहता है और अपनी कमाई भी करना चाहता है। जो 10% इंटरेस्ट बैंक ने रिसीव किया, किससे रिसीव किया, करण से, उसमें से वो 2% दे देगा दीपेश को, ताकि दीपेश को ये लगे कि बैंक में जब मेरा पैसा सेफ है, तो सेफ होने के साथ साथ थोड़ा अर्न भी हो रहा है। और 8% जो है ये प्योर बैंक का प्रॉफिट है। तो बैंक कमाता कैसे, अगर आपसे कोई पूछे तो समझना, आप ही के पैसों को वो लोन पे देता है, और जब उसको इंटरेस्ट रिसीव होता है, तो आपको बहुत थोड़ा सा इंटरेस्ट वो पे करता है, और बाकी सारा पैसा बैंक की कमाई कहलाती है। तो बैंक ऐसे कमाता है। आप बताओ, बैंक का पैसा अर्न करने का तरीका समझ आया कि नहीं आया? आ गया? तो ऐसे बैंकिंग सिस्टम हमारे देश में चलता है, ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, ठीक। अब विजय माल्या को लोग गाली क्यों बकते हैं, ये समझ लो। दीपेश का 5 लाख रुपए विजय माल्या ले लिया, भाग गया, तो उसने इंटरेस्ट पे नहीं किया, ठीक है। पैसा किसका था, दीपेश का था, तो क्योंकि वापस नहीं हुआ है, तो इंटरेस्ट भी डूब गया, प्रिंसिपल भी डूब गया। तो बैंक दीपेश को बोल देगा, सॉरी दीपेश, पैसा नहीं पे कर सकते, और अब नुकसान में बैंक भी और दीपेश भी, इसलिए लोग विजय माल्या को गाली बकते हैं, ठीक है। अभी सब बताऊंगा एक एक करके, एफडी आरडी सब सिखा रहा हूं। पहले बताओ, बेसिक समझ आ गया ना यार, बैंक का दो ही काम, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और लोन देना, यही काम होता है बैंक का। आपसे पैसा लेता है, बैंक को पता है कि आप आज पैसा निकालने नहीं आने वाले हो, तो आपका पैसा वो किसी और को दे देता है। सर हम लोग आज ही डाले और आज निकाल दिए तो क्या, तो आपके जैसे करोड़ों लोग रोज बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो किसी का तो पैसा बैंक में होगा ना, तो वो उठा के लोन पे दे देता है। इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है, ब्याज से ही बैंक की कमाई है। ये हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम है, पहले ये समझ लो। अब इस बैंकिंग सिस्टम को रन करने वाले इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, बैंकिंग सिस्टम आर कंडक्टेड बाय, कौन चलाता है बैंकिंग सिस्टम को, बैंक्स चलाते हैं। बैंक्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम चलाते हैं। श्रुति बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो, बोलो ना। मुझे 10 मिनट बाद आपको बताता हूँ, मेरा ना 12:30 तक क्लास है ना, मैं फिर बताता हूँ।
बच्चे क्या बोल रहे हो आप? आपको एक एक चीज बता रहा हूं, समझो। तो हमारे देश का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको कौन चला रहा है? बैंक चला रहे हैं। तो इससे आपको अब ये भी जान लेना चाहिए कि हमारे देश में बैंक्स कैसे कैसे होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया? बहुत ध्यान से सुनना और कंसेप्ट को अच्छे समझना। सबसे पहला जो होता है वो होता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक को हम एपेक्स बैंक भी बोलते हैं और बैंक ऑफ बैंक भी बोलते हैं, सारे बैंकों का पापा। अब आप गैस करो ये कौन सा बैंक होगा? आप गैस करो ये कौन सा बैंक होगा? सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, एपेक्स बैंक भी बोलते हैं, बैंक ऑफ बैंक भी बोलते हैं। क्या होगा? कितने समझदार बच्चे हो आप लोग, वेरी गुड। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आरबीआई इज, ये 1 मार्क में मैं पूछूंगा व्हाट इज द एपेक्स बैंक, याद रखना। आरबीआई इज द एपेक्स बैंक, एपेक्स मतलब टॉप होता है, विच मेक रेगुलेशन फॉर अदर बैंक्स, जो दूसरे बैंकों के लिए रूल्स बनाता है। रेगुलेशन वर्ड का मतलब रूल्स होता है। जो दूसरे बैंकों के लिए रूल बनाए वो सेंट्रल बैंक या एपेक्स बैंक कहलाता है। हमारे देश में आरबीआई है। हाँ ठीक। दूसरा सुनो, दूसरा होता है कमर्शियल बैंक। ठीक है, ध्यान से समझना। कमर्शियल बैंक मतलब होता है दोज बैंक whose main work is to accept a deposit and give loan। ऐसे बैंक जिनका मेन काम ही है पैसा लेना और लोन देना, उनको कमर्शियल बैंक बोलते हैं। हाँ बेटा भेज दूंगा, उन्हें कमर्शियल बैंक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ऐसे बैंक जिनका मेन काम ही लोगों से पैसे लेना है और लोगों को लोन देना है, उन्हें हम कमर्शियल बैंक कहते हैं। ठीक है, दो तरह के कमर्शियल बैंक होते हैं, ध्यान रखना। एक होते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरे होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये दोनों ही कमर्शियल बैंक्स कहलाते हैं। कमर्शियल बैंक मतलब हमारे नॉर्मल बैंक है, जो हमारा पैसा जमा करते हैं हमको लोन देते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक वो है विच आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और प्राइवेट सेक्टर बैंक वो है विच आर कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है। तो अगर एग्जांपल दिया जाए पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आप सबने नाम सुना है, पीएनबी, एंड मैनी अदर्स। मैनी अदर का मतलब मैं बताऊं तो ये टोटल 14 बैंक हैं जो 1969 में नेशनलाइज हुए थे। नेशनलाइज होने का मतलब गवर्नमेंट ने इनके ऊपर टेक ओवर कर दिया था। तो अब आपको ये बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा और जरूर पूछा जाएगा कि भाई बताओ कि कौन से ईयर में बैंकों पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया था। द ईयर वाज 1969, जब 14 बैंक नेशनलाइज हुए थे। उसमें भी सबसे पहला जो था, फर्स्ट नेशनलाइज बैंक, वो जो था एसबीआई था, और जो सेकंड था वो कैनरा था। नेशनलाइज करने का मतलब होता है गवर्नमेंट ने इन बैंकों पे कब्जा कर दिया था, मतलब गवर्नमेंट इन बैंकों को चलाने लग गई थी। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया भी नेशनलाइज बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर के एक आपको एग्जांपल दूं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सब जो आपके हैं ना, ये सब जो है ये आपके प्राइवेट सेक्टर। कोटक महिंद्रा वो भी प्राइवेट सेक्टर में आता है। कोटक बैंक भी जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। तो आपको अभी तक मैंने जो बताया, ग्रामीण बैंक हमारा इधर आता है, सब बताते जा रहा हूं, एक एक करके समझो।
सेंट्रल बैंक क्या, आरबीआई है। आरबीआई वो है जो सबके लिए रूल बनाता है। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, जिनका मेन काम है यार पैसा एक्सेप्ट करना और लोन देना। ये दो कैटेगरी के होते हैं, जिन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है वो पब्लिक सेक्टर कहलाता है, और जिस पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक कहलाता है। ठीक है। 1969 में नेशनलाइजेशन का काम चालू हुआ था, जहां पर देश के मैक्सिमम बैंकों पे गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर दिया था। उन बैंकों को पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट नेशनलाइज्ड बैंक क्या कौन सा था, आंसर याद रखना एसबीआई था। ठीक है सर, जो बैंक मर्ज होते हैं जैसे अभी बैंक ऑफ बड़ौदा, वो किस में आएंगे, ये सब पब्लिक सेक्टर है, सब पब्लिक सेक्टर बैंक है। प्राइवेट सेक्टर चुनिंदा ही है, कुछ है जिनके नाम आप जानना चाहोगे। एक्सिस है, आईसीआईसीआई है, कोटक महिंद्रा। आप पहले बताओ, आपको दो तरह के बैंक समझ आए कि नहीं है, दो तरह के बैंक समझ आए कि नहीं है, फटाफट बताओ। गुड। थर्ड बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, सेंट्रल बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, तीसरा जो आता है बेटा उसको हम बोलते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक वो होते हैं दोज बैंक विच सर्व अ स्पेशल पर्पस। जो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं उनको हम बेटा स्पेशलाइज्ड बैंक कहते हैं, याद रखना। हाँ भेज दूंगा, भेज दूंगा। ईशान सर ही सारी क्लास भेजते हैं बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। स्पेशलाइज्ड बैंक वो है जो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। आपको मैं एक बार में एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा। HDFC, IDBI, EXIM। कितने लोगों को HDFC का फुल फॉर्म पता है, बस हैंड रेस करके बता दो मेरे को। कितने लोगों को HDFC का फुल फॉर्म पता है, बस हैंड रेस करके बता दो। चलो मैं बता रहा हूं। HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। IDBI का है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और एक्जिम का है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। HDFC बैंक का नाम सुने हो, IDBI का भी नाम सुने हो, एक्जिम का नाम नहीं सुने होगे, पहली बार बता रहा हूं। स्पेशलाइज्ड बैंक वो होते हैं जो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे HDFC का फुल फॉर्म देखो, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसे ये समझना है कि जितने होम लोन्स होते हैं भारत देश में सबसे सस्ते कहां मिलेंगे आपको, होम डेवलपमेंट का काम कौन देखेगा, HDFC। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को लोन देने का काम कौन सा बैंक करेगा, IDBI। विजय माल्या इसी का तो पैसा लेके भागा है, IDBI का। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए कौन लोन देगा, एक्सिम बैंक लोन देगा। तो ये बाकी काम भी करते हैं, पर इनका मेन फोकस जो है वो HDFC का हाउसिंग या होम लोन पे रहता है, IDBI का इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे रहता है, एक्सिम बैंक का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक पे रहता है। आप बताओ, आपको स्पेशलाइज्ड बैंक समझ आया कि सिर के ऊपर से गया। मुझसे कुछ पूछना है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चौथा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, और ये आखिरी है, कोऑपरेटिव बैंक्स। दोज बैंक्स which are governed by cooperative societies, for welfare of its members
ऐसे बैंक जिनको कोऑपरेटिव सोसाइटी के चलाते हैं उनको कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है। जैसे हमारे देश में आंध्रा कोऑपरेटिव बैंक है। अच्छा, उसके बाद दुर्ग कोऑपरेटिव बैंक है। ऐसे ही ये बेसिकली क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं या मार्जिनल पुअर पीपल्स होते हैं उनका बैंक होता है, जहां पर ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की जैसे मेंबर बन जाते हैं ना, तो ये उनके वेलफेयर के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक बेटा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसको प्राइवेट इंडिविजुअल्स कंट्रोल कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक वो बैंक है जिनको कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपने मेंबर के वेलफेयर के लिए चला रही होती हैं। गवर्नमेंट इनको फंड करती है, पैसा देती है, और ये गवर्नमेंट के सपोर्ट से चलते हैं, ठीक है। आप बता दो, आपको इतने तरह के बैंक समझ आए कि सिर के ऊपर से गए। यस बैंक प्राइवेट था, भाग गया वहां का ओनर, राणा भाग गया। तो आज हमने इतना किया, आई होप आपको समझ आ गया होगा टाइप्स ऑफ बैंक। अब मैं जो जो बातें बोल रहा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। कल सैटरडे को आपका स्टैटिस्टिक का मैं सेंसस एंड सैंपल का टेस्ट दूंगा। टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दूंगा, एमसीक्यू। क्लास नहीं दूंगा, क्लास नहीं दूंगा, टेस्ट दोगे कल, पहली बात। दूसरा, ग्रुप में मैं आपको हाफ ईयरली का सिलेबस भेज दे रहा हूं। कब भेजोगे सर? या आज रात को या कल सुबह भेजूंगा ग्रुप में, एक बार मैं डिस्कस कर दूं बाकी टीचर से, फिर मैं आपको हाफ ईयरली का सिलेबस भेज दूंगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम यही 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चौथा चैप्टर पढ़ने वाले। आई होप आपको ये सारी बात समझ आ गई है। अभी 3 दिन बीएसटी चलेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सितंबर है, नवंबर में प्लान कर रहे हैं एग्जाम को, नवंबर में एग्जाम में, ठीक है बेटा। चलो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग मंडे को। बाय बेटा, बाय, जय श्री राम।